नवंबर। वाओ, सुनने में कितना अच्छा लगता है। 9 नवंबर दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। और वहीं आज देवभूमि उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है। सभी राज्यवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की अष्टमी तिथि भी काफी स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद जो ये अष्टमी तिथि आती है, इसे गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपालक श्री कृष्णा भगवान की अष्टमी के रूप में। तो आज के दिन श्री कृष्ण और गाय की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत और कृष्ण के गाय चराने से जुड़ी है इस त्योहार की मान्यता। देखो मैं आपको बताता हूँ आज के दिन स्पेशल क्या हुआ। गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो इसके बाद 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि को इंद्र ने श्री कृष्ण से माफी मांगी थी और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया था। तो यही वजह है कि आज के दिन गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहला अपडेट, भारत के फॉरेक्स रिजर्व का डेटा जारी हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार 2.67 अरब डॉलर घटकर 682.13 अरब डॉलर रह गया है। वहीं जीडीपी के आंकड़ों को लेकर भी सरकार ने एक फैसला लिया है। हर बार जीडीपी के आंकड़े शाम 5:30 बजे जारी होते हैं, लेकिन अब इसकी बजाय शाम 4 बजे ही जारी होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है। दरअसल इस यूनिवर्सिटी को लेकर जो केस चल रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे के हकदार हैं और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धार्मिक समुदाय शिक्षा संस्थान चला सकते हैं। हालांकि इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नई बेंच फैसला करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का अपना ही फैसला पलट दिया, जिसमें यह कहा गया था कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए, स्टॉक मार्केट में हॉलीडे को लेकर अपडेट आ रहा कि शेयर बाजार में इन 2 दिनों पर नहीं होगी ट्रेडिंग। एनएसई की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया। एक तो 20 नवंबर को मतदान के दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इस दिन विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक है, और दूसरा फिर 25 दिसंबर को ऑन वीक वर्किंग डे में स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहेगी, क्रिसमस के सेलिब्रेशन के चलते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे रहा और इस दिन वो संबोधन करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने अपने पिता के फ्लैट खरीदने का एक किस्सा सुनाया। बोले कि उन्होंने कहा था छत के लिए समझौता नहीं करना। कल 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे सीजेआई चंद्रचूड़ यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने विदाई समारोह भी आयोजित किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले सुनाए। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से जुड़ा मामला, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किया और भी निजी संपत्ति पर भी फैसला सुनाया। समलैंगिक विवाह सेक्शन 6A समेत उनके कार्यकाल के काफी महत्वपूर्ण फैसलों से उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, इन राज्यों में अब 4 साल से बड़े बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट। हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि 4 साल से बड़े हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा, चाहे वह 2 व्हीलर चला रहे हैं या पीछे बैठे हैं। और इस नियम में बच्चे भी शामिल हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे 4 साल के तो मोटरसाइकिल बाइक स्कूटी चलाएंगे नहीं, तो अब पीछे बैठने के दौरान भी उन्हें हेलमेट पहनना होगा। और फिलहाल ये नया नियम हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लागू होने जा रहा, यानी छोटे बच्चों को अब अगर आप गाड़ी के पीछे बिठाते हो तो उनके लिए जो छोटा हेलमेट आता है वो लगाकर चलना होगा। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में केंद्र सरकार से भी छोटे बच्चों के सुरक्षा नियम बनाने को कहा है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद नाम से शुक्रवार से महाराष्ट्र में शुरू हुआ। मतलब कल 8 नवंबर से शुरू हुआ और इसका आयोजन 21 नवंबर तक रहेगा। वहीं खबर है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की। कहा कि भारत वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार है। वो बोले कि भारत एक महान देश है, हमारा रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका है। पुतिन ने इशारों में अमेरिका को भी एक बड़ा संदेश दिया और बोले कि दोनों देश भविष्य में भी कई क्षेत्रों में सहयोग जारी रखेंगे। भारत को लेकर इन्होंने मित्रता जाहिर की। चलिए अगला अपडेट है, हेल्थ सेक्टर को सरकार ने छठ का बड़ा तोहफा दिया। चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए 500 करोड़ की एक नई योजना लॉन्च की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस योजना के बारे में कहा कि ये गेम चेंजर साबित होने जा रही है। इससे न केवल उद्योग जगत को मदद मिलेगी, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी लंबी छलांग लगेगी। इस योजना के जरिए दोस्तों सरकार 110 करोड़ के चिकित्सा उपकरण क्लस्टर के लिए सामान्य सुविधाएं भी शुरू करेगी, जिसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और भी अलग अलग बजट तय किए गए इस योजना के लिए। 180 करोड़ की आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना, 100 करोड़ रुपए से चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना, और भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग धनराशि खर्च की जाएगी, है ना। और इससे पहले भी हाल ही में आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में 12,850 करोड़ रुपए की
परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था धनतेरस के दिन 9वें आयुर्वेद दिवस पर। मैंने आपको ये अपडेट बताया भी था। चलिए अगली खबर देखिए। कर्नाटक के सरकारी दफ्तरों में अब तंबाकू पर बैन रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और आदेश में कहा कि सरकारी दफ्तर में धूम्रपान या तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, खैनी खाने वाले सावधान हो जाएं। ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने ऑफिस में तंबाकू, सिगरेट पीने पर यह प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों का माप। महिला आयोग की तरफ से जो हाल ही में प्रस्ताव जारी किया था तो ये प्रस्ताव पास भी हो चुका है। यहाँ तक कि महिला आयोग ने कहा कि जिम और सैलून के लिए भी महिला ट्रेनर रखना जरूरी होगा। जो कानपुर में कांड हुआ उसके बाद यूपी महिला आयोग की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया। महिला आयोग ने आदेश में ये 8 बड़े पॉइंट जारी किए, देख सकते हैं आप। स्कूल बसों में भी महिला सुरक्षा कर्मी और महिला टीचर की नियुक्ति की जाए। महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर में भी महिला कर्मचारियों को रखा जाए। कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी और वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए और भी जिम, योगा सेंटर में आने वालों की ID कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाए और यहाँ भी महिला ट्रेनर की नियुक्ति की जाए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर में सेना यानी इंडियन आर्मी को बड़ी सफलता मिली है। एनकाउंटर में 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। वैसे अभी आपको पता होगा आजकल जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर फिर से बवाल मचा हुआ है। विधानसभा में एक बार फिर से हाथापाई और धक्का मुक्की के वीडियो आपने देखे होंगे। हाल ही में एक विधायक ने पोस्टर भी लहराने की कोशिश की तो मार्शलों ने पहले गिराया फिर बाहर निकाला। तो इन हालातों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि आपकी 4 पुश्तें भी आ जाए ना तो भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला पाएंगे। वैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली पर वर्तमान मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला क्या बोले हैं? उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक प्रस्ताव है, वैक्यूम में है हालात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल जब महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो बोले कि दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एजेंडे को कश्मीर में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। विपक्षियों पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सावरकर को गाली दी। मेरा MVA को चैलेंज है कि कांग्रेस नेताओं से बाल ठाकरे की प्रशंसा करवा कर दिखाएं। तो कुछ यूं पॉलिटिकल राजनीतिक बातें चल रही हैं। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की स्थापना हुई और इससे राज्य में 53,000 से भी ज्यादा नए रोजगार सृजित होंगे। मैंने आपको कल ही बताया था ना कि गुजरात सरकार ने देश में सर्वप्रथम गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 की लॉन्चिंग कर दी है और ये सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना करने वाला पहला स्टेट भी बन चुका गुजरात। यहाँ तक कि इस मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भी 76,000 करोड़ रुपए का भारी बजट आवंटित किया गया है। तो ये अच्छी बात है। अब अच्छे खासे हजारों युवाओं को इससे रोजगार भी मिल पाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर को लेकर। देखिए जून 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा राम मंदिर क्योंकि अभी 200 मजदूरों की कमी है। फर्स्ट फ्लोर पर लगे पत्थर भी बदले जाएंगे तो इस वजह से मंदिर निर्माण में थोड़ी टाइम लग सकता है, ये कहना है मंदिर प्रशासन का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आपको सावधान करने वाला एक अपडेट बताता हूँ। राजस्थान में फर्जी पुलिस वालों की गैंग बड़े बड़े लोगों को निशाने पर बना रहे हैं। किसी को रेपिस्ट तो किसी को आतंकवादी बताकर करोड़ों रुपए भी लूट लिए। दरअसल अनजान नंबरों से लोगों को वीडियो कॉल आता है और उसे रिसीव करते ही सामने दिखता है कि पुलिस की वर्दी में एक शख्स। पीछे दीवार पर भी महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, महात्मा गांधी की तस्वीरें लगाई हुई हैं जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ ये शख्स पुलिस थाने से ही बोल रहा है। और फिर क्या करते हैं, ये लोगों को धमकाते हैं कि आपके खिलाफ ये मिला, वो मिला, ड्रग्स मिली, देशद्रोह का, आतंकवाद का मामला सामने आया। फिर सेटलमेंट के नाम पर लोगों को ठगते हैं। तो ऐसे काफी मामले सामने आए राजस्थान में। उसके बाद राजस्थान सरकार ने ऑपरेशन डिजिटल अरेस्ट की भी शुरुआत की है। और जरूरी नहीं दोस्तों कि सिर्फ एक राज्य में, आए दिन कई ऐसे मामले कई राज्यों में देखने को मिलते हैं। तो आप फेक कॉल से सावधान रहें। अगर आपको इस तरह के फर्जी कॉल आते हैं तो आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं संचार साथी पोर्टल के माध्यम से, जिनके कुछ स्टेप्स भी आप देख सकते हैं। और किसी का भी इस तरह से फोन आए तो डरे नहीं, बल्कि उनको सीधा बोले कि तुमको अरेस्ट करना तो घर आके कर लो। मतलब ऐसे आपके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाएगा तो आप मान कैसे जाओगे जब आपको पता है कि आपने गलती की नहीं। तो जब हमने गलती नहीं की दोस्तों तो डरना किस बात का, और पैसे देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी कई लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और करोड़ों रुपयों की ठगी हुई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सावधान रहें ऐसे ठगू बदमाशों से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। BCAS के आदेश पर जत्थेदार ने रोष जताया और कहा कि किरपान सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा है। केंद्र सरकार से मिलेगा अब सिखों का प्रतिनिधिमंडल भी। हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि एयरपोर्ट पर जो सिख कर्मचारी होते हैं वो अपने साथ कृपान नहीं रख पाएंगे, राइट। तो इसी आदेश को लेकर सिखों के समुदाय के जो प्रतिनिधिमंडल हैं उन्होंने सरकार से बातचीत करने का भी फैसला लिया है। और वैसे कृपान बैन करने पर आतंकी पन्नू भी भड़का। अमृतसर चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद कराने का भी आह्वान किया। बोला कि सिख नहीं जागे तो श्री गणेश स्थापित कराएगी सरकार। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक सर्वे सामने आ रहा, 78% भारतीयों ने भारत के मौजूदा आर्थिक हालातों को अच्छा बताया है। 29 देशों में
इस तरह का सर्वे करवाया गया जिसमें भारत में तो बेरोजगारी और दुनिया भर में क्राइम और हिंसा सबसे बड़ी चिंता की बात निकली। इन 29 देशों में भारत दूसरे नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा, जहां मौजूदा आर्थिक हालातों को लोग सबसे ज्यादा बेहतर मानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत में अभी सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार, गरीबी या समानता? आपकी क्या राय है इन पर? कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। राजघाट से शुरू हुई 360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी एक बार फिर से। इसमें खड़गे भी उनके साथ शामिल होंगे। महीने भर तक चलेगी ये दिल्ली की न्याय यात्रा, जो कि कल शुक्रवार को राजघाट से शुरू हुई। चलिए खेल जगत से एक बड़ा फैसला देखिए। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि टीम अपने मैच दुबई में खेलना चाहती है। वैसे भारत के क्रिकेट मैच पर भी अपडेट आ रहा। भारत ने साउथ अफ्रीका को 61 रन से हराया। पहले T20 में संजू सैमसन का शतक देखने को मिला। चक्रवर्ती और बिश्नोई ने भी 3-3 विकेट लिए। चलिए अगली खबर देखिए। देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए सरकार का फैसला, अब आयुर्वेद सब्जेक्ट में भी दे सकेंगे यूजीसी नेट का एग्जाम। दिसंबर 2024 सेशन चुन सकेंगे। 105 विषयों में ये एग्जाम दे पाएंगे। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से ये फैसला लिया गया, जिसमें स्टूडेंट को अब आयुर्वेद बायोलॉजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की भी इजाजत दे दी है। वैसे भारत के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेकर भी एक रिपोर्ट देखिए आप। दुनिया के टॉप 100 संस्थानों में भारत के भी 5 IIT कॉलेज शामिल हुए हैं। QS रैंकिंग 2025 में IIT दिल्ली की रैंक भी सुधरी और सबसे ज्यादा भारत के संस्थान इसमें शामिल हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ये लिस्ट भी देख सकते हैं आप इस टेबल में। टॉप 100 में शामिल भारत की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। ये मतलब दुनिया की टॉप 100 बेस्ट यूनिवर्सिटी में भारत की इतनी सारी शामिल है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है कि मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली पहली कार बन चुकी है। ग्लोबल एनकेप क्रैश टेस्ट में एडल्ट के लिए 31 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी 39 पॉइंट मिले इस कार को। वहीं अमेरिकी चुनाव पर भी एक अपडेट आ रहा कि ट्रंप की जीत के 2 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बधाई दी और कहा कि वे बहादुर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर भी उनसे बातचीत करने के लिए वो तैयार है। वहीं खबर है कि भारत ने भी तालिबान से पहली बार बातचीत की, जहां अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य तनाव जारी है। इसी बीच भारत ने अफगानिस्तान में काबिज तालिबान से संपर्क किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दालों की महंगाई को लेकर अपडेट आ रहा कि सरकार दाल की महंगाई को कम करने के लिए पर्याप्त स्टॉक का इंतजाम कर रही है और दालों के रेट कम करने के लिए आयात को और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा। अभी दुनिया में 2 ही ऐसे प्रमुख देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, जिनसे भारत सबसे ज्यादा दाल आयात करता है। तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं कुछ। वहीं देखिए बड़ी खबर, HIV, मलेरिया और तपेदिक यानी TB बेहद घातक खतरनाक है। इन बीमारियों के टीके लगवाना जरूरी है। WHO ने भारत समेत दुनिया के 5 देशों से ये अपील की है। दोस्तों WHO द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अगर भारत की बात करें तो 17 में से करीब 9 जानलेवा रोगजनक भारत की आबादी में मौजूद हैं। मतलब दुनिया भर में 17 लोग अगर इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं तो उनमें से 9 लोग तो भारत के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से इन आंकड़ों पर चिंता जताई और भारत समेत दुनिया भर के सभी देशों से इनके टीके पर काम करने का आह्वान भी किया है। वैसे हाल ही में भारत सरकार ने भी डेंगू, मलेरिया समेत इन गंभीर बीमारियों के टीकाकरण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को नया टास्क भी दिया। मैंने आपको बताया था अपडेट है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए एक तो मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में आज तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है और भी अगले 24 घंटों के दौरान इन कुछ राज्यों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों क्लाइमेट चेंज पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब तक का सबसे गर्म साल होगा साल 2024। भारत में नवंबर का सबसे ज्यादा गर्म महीना होने का भी अनुमान जताया जा रहा। यूरोपियन जलवायु एजेंसी कोपरनिकस की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए सोना चांदी के भाव पर नजर डालते हैं सराफा बाजार में। तो देखिए अब शादी ब्याह के माहौल के बीच सोने और चांदी के दाम में फिर से तेजी देखी गई। सोना 700 रुपए बढ़कर 77,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी 1398 रुपए महंगी हुई और अभी चांदी का रेट 91,767 रुपए प्रति किलो चल रहा है। वहीं एक बड़ी खबर ये आई, अमेरिका के चुनाव के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में लगातार तीसरे दिन सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। बीते दिन भी रुपया 5 पैसे और गिरकर 84.37 के नए निचले स्तर तक पहुंच गया है। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट के अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भी सेंसेक्स में 55 अंकों की गिरावट दर्ज हुई, निफ्टी भी 51 अंक गिरा और कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए। दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स का मुनाफा 11% कम हुआ, तो इसका स्टॉक और ज्यादा गिर सकता है। और भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए, मुनाफा 28% बढ़ा। तो आने वाले दिनों में भारतीय स्टेट बैंक SBI का शेयर और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि हर दिन के हिसाब से अगर मुनाफे का कैलकुलेशन करें तो हर दिन SBI ने
220 करोड़ रुपए कमाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कमाई सबसे ज्यादा रही दूसरे बैंकों के कंपैरिजन में, है ना। और भारतीय सरकारी बीमा कंपनी LIC ने भी अपने Q2 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इसके मुनाफे में 4% की गिरावट दर्ज हुई। माइनिंग कंपनी वेदांता ने भी जारी किया Q2 का रिजल्ट। सितंबर तिमाही में कंपनी को भारी मुनाफा हुआ। इतने दिन घाटे में चल रही थी कंपनी, तो अब मुनाफे में आ गई है। नेट प्रॉफिट 5603 करोड़ का हुआ। रेवेन्यू भी अच्छा खासा रहा। इस कंपनी के स्टॉक ने एक साल में 93% रिटर्न दिया है। और निवेशकों के लिए भी एक खबर है, जिंका लॉजिस्टिक्स का IPO 13 नवंबर को ओपन होगा। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के कुछ अपडेट देखिए आप। 4 दिन में 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी एलन मस्क की नेटवर्थ। ट्रंप की जीत के बाद एलन मस्क की कंपनी के स्टॉक काफी अच्छे बढ़े हैं। और वहीं एक बड़ी खबर तो ये है कि फेड ने भी लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती की है। सितंबर में 50 की कटौती की थी, अब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। तो ये फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से जो ब्याज दरें घटाई गई हैं, इसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। वैसे जेरोम पावेल का कहना कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भी मैं अपना इस्तीफा नहीं दूंगा। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। वायु प्रदूषण पर बड़ा अपडेट आ रहा कि दिल्ली वालों की सांसें अभी भी संकट में चल रही है। हवा के हालात बेहद खराब है। 12 इलाकों में AQI फिर से 400 पार पहुंचा और अगले 3 दिन बहुत भारी होंगे। और दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए अब एक नया प्लान भी बनाया है सरकार ने। ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया जाएगा। इस हथियार का नाम है मिस्ट स्प्रे ड्रोन। तो जिन इलाकों में प्रदूषण ज्यादा है वहाँ ड्रोन के माध्यम से स्प्रे का छिड़काव किया जाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी कार्यों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। वहीं मद्रास हाईकोर्ट का भी एक नया निर्देश देखिए। वर्दीधारियों से घर का या कोई निजी काम कराने वाले जेल अधिकारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए कि पुलिस वालों से ये बड़े अधिकारी काम करवाते हैं, तो उन पर अब सख्त कार्रवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए। दिव्यांग लोगों के लिए अनिवार्य पहुंच मानक स्थापित करें केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीनों का समय दिया दिव्यांगों के लिए मानक तय करने का। चलिए अगली खबर देखिए। पर्यटन को लेकर खबर आ रही कि गोवा अब विदेशी पर्यटकों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले 4 साल में 80% तक की गिरावट दर्ज हुई विदेशी पर्यटन में गोवा में। चलिए अगला अपडेट देखिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदना अब महंगा हो सकता है, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, जिनसे अब बायर्स और डेवलपर्स की टेंशन बढ़ सकती है। नए नियम के मुताबिक स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 1% पंजीकरण शुल्क अतिरिक्त देना पड़ेगा। खरीदारों को रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रॉपर्टी की कीमत होती है ना, उस पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। तो ये इससे नोएडा में फ्लैट वगैरह और महंगे हो सकते हैं ना। वहीं आने वाले साल 2025 के बजट पर भी खबर आ रही है कि उद्योग जगत ने आगामी बजट से लगाई उम्मीदें, सरकार को अपनी सिफारिशें भी सौंपी हैं। मतलब जो उद्योग मंडल हैं, उनके प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने वाले बजट में अपनी सिफारिशें पेश की हैं। मतलब कि बजट में क्या क्या उनकी मांग है। तो ये उद्योग जगत के कारोबारियों ने सरकार को कहा, जिसमें कुछ मांगे की गई। नए स्वतंत्र विवाद समाधान प्लेटफॉर्म की शुरुआत की मांग की, महिलाओं के लिए फिक्की की भी मांग की है, और भी PhD CCI की क्या क्या मांगे हैं, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है। विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले होंगे। दिल्ली इलेक्शन को लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और नियम जारी किए। वैसे दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। 493 अस्पतालों में बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले दिवाली से पहले मोदी सरकार ने 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए जो आयुष्मान वय वंदन योजना शुरू की थी। तो दिल्ली के अधिकतर हॉस्पिटलों में इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इस योजना के तहत दिल्ली के 493 अस्पतालों को लिस्ट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर 70 साल से उम्र के जितने भी ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन सभी को फ्री इलाज मिल पाएगा। चलिए अगला अपडेट है। कोयला मंत्रालय ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल पर माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल भी लॉन्च किया है। इससे भी माइनिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं खबर है NTPC की बड़ी उपलब्धि, कार्बन डाइऑक्साइड से पहली बार मेथेनॉल बनाया। सरकारी कंपनी NTPC लिमिटेड ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया और इस दौरान ये बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। वहीं खबर है ग्रामीण विकास विभाग ने स्वच्छता पर विशेष अभियान के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल किए, लंबित मामलों को भी कम किया। ग्रामीण विकास विभाग ने अपने ये आंकड़े भी जारी किए। और वहीं केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया का भी कहना है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के पायलट रन के पूरा होने की घोषणा की है इन्होंने। तो इससे देश के 78 लाख से भी ज्यादा EPS पेंशन भोगियों को लाभ होगा। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने बड़ा फैसला लिया। रायपुर में 20,000 करोड़ से 4 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। नितिन गडकरी बोले कि छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का नेटवर्क 2 साल के अंदर अमेरिका की तरह बन जाएगा। इतना अच्छा रोड डेवलपमेंट विकास किया जाएगा। मतलब वहीं नवा रायपुर में भी IT हब की शुरुआत हुई। अब यहाँ ऐप, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर वगैरह ये भी बनेंगे। IT कंपनी का पहला दफ्तर खुला। बंगलुरु वगैरह के जैसे मतलब यहाँ पर 1500 लोगों को नौकरी भी मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद मामले के मिलावट की CBI जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं खबर है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की और कहा कि मैसूर
मैसूर में बन रहा देश का पहला अत्याधुनिक तारामंडल। अगले साल 2025 में 1 सितंबर को लोगों के लिए इसे खोला जाएगा। चलिए खबर है, सलमान रुश्दी की किताब पर 1988 में लगा बैन अब रद्द हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। वहीं कुछ और करंट अफेयर से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। आरबीआई ने गैर निवासी निवेश के लिए 10 वर्षीय सावरेन ग्रीन बॉन्ड को FAR के अंतर्गत नामित किया। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब का अनावरण किया और अनिल प्रधान को रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वहीं खबर है, चीन से सैनिकों की वापसी के बाद भारत ने पूर्वी प्रहार नाम से एक नया त्रिसेवा अभ्यास भी शुरू किया है। वहीं देखिए उत्तराखंड की हरित गतिशीलता और शहरी बुनियाद ढांचे को बढ़ाने के लिए $200 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर हुए उत्तराखंड सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ। और खबर है, जिम्बाब्वे ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसेट-2 सैटेलाइट का भी प्रक्षेपण किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली वासियों के लिए खबर है, इस बार दिल्ली में पहली बार दीपोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यमुना तट पर जलेंगे 3.5 लाख से भी ज्यादा दिए। आप ये सोच रहे होंगे कि यार DLS भाई, दिवाली निकलने के बाद अब ये कौन सा दीपोत्सव का आयोजन? जी हाँ, तो आपको पता होगा, नहीं तो बता दूं, दीपावली के बाद जो एक और छोटी दिवाली आती है, देव दीपावली जिसे कहते हैं, तो ये आयोजन देव दीपावली, गुरु पर्व और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पूर्व हो रहा है। इस दौरान दिल्ली में पहली बार 3.5 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। 13 नवंबर की शाम को देश की राजधानी दिल्ली में ये भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। वैसे आपको बता दूं, इस बार देव दीपावली तो 15 नवंबर की है, लेकिन इससे 2 दिन पूर्व दिल्ली में ये भव्य आयोजन होगा। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा के अस्पतालों में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी बिल्कुल फ्री होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने जो लोगों से वादा किया था, तो उसको पूरा करने की घोषणा भी कर दी है। और वहीं खबर देखिए, अवैध आव्रजन पर ट्रंप की नीतियों के साथ है हमारा भारत, कहा कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए भारतीयों को लौटना चाहिए अपने स्वदेश। वहीं कनाडा ने भी 10 साल के लिए जारी होने वाला पर्यटक वीजा बंद कर दिया है। राजनीतिक संकट से जूझ रहे कनाडा के PM ट्रूडो। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में गिराई जाएगी 50 साल पुरानी एक मस्जिद, 28 नवंबर के बाद पहुंचेगा बुलडोजर। दरअसल यूपी बागपत के राजपुर खामपुर गांव में तालाब की जमीन पर बनी इस मस्जिद को अब गिराया जाएगा। प्रशासन की तरफ से यह आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी खबर है, विभाग के इस फैसले से राहत मिलेगी। दरअसल यूपी पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार का कहना है कि बिजली बिलों के आंशिक भुगतान संबंधित जो नए नियम नए सिरे से आदेश जारी किए हैं, उनके मुताबिक कम बिजली खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ताओं को कुल बकाया बिल का न्यूनतम 10% या फिर 250 रूपए जो भी ज्यादा हो, और अन्य श्रेणी के बकायेदारों को भी 25% या 1000 रूपए जो भी ज्यादा हो, ये धनराशि जमा कराने की सुविधा होगी। मतलब अगर आपका काफी लंबे समय से बिजली बिल बकाया है, तो यूपी में आप इस छूट के साथ जमा करा सकते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब दिल्ली मेट्रो के ऐप से भी मिलेगा ट्रेड फेयर का QR कोड वाला टिकट। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए इस बार टिकट खरीदना और आसान हो गया है। अब लोग बाग मतलब दर्शक दिल्ली मेट्रो और भारत मंडपम के मोबाइल ऐप के जरिए भी ऑनलाइन टिकट खरीद पाएंगे। वैसे आपको बता दूं, प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक चलेगा ये ट्रेड फेयर। चलिए बड़ी खबर है, 14 दिन में पूरी करनी होगी जांच। पुलिस मुख्यालय ने तैयार की नई SOP। DGP की तरफ से इन नियमों को कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है, अब कोई भी मामला हो 14 दिन के अंदर अंदर उसकी जांच पूरी करनी होगी। कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मणिपुर को जलाया और पूरे भारत में लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास किया। वहीं जो कल नोटबंदी की वर्षगांठ थी, उस मौके पर भी राहुल गांधी बोले कि नोटबंदी ने MSME को तबाह किया। 8 साल पहले की तुलना में आज लोगों के पास ज्यादा केस हैं। राहुल बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती हैं। देश में इस समय 2 विचारधाराएं हैं, हम संविधान के रक्षक हैं तो वे खत्म करने वाले हैं। वैसे महाराष्ट्र इलेक्शन के माहौल के बीच मनोज जरांगे का कहना है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, 10 नवंबर को साफ कर दूंगा कि अपना रुख, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसका क्लियरिफिकेशन वो 10 नवंबर को देंगे ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छा अपडेट है। छठे वेतनमान और निगम मंडल के कर्मचारियों का DA भी बढ़ चुका है। इससे तकरीबन 1.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और DA में 9% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब DA बढ़कर 239% हो गया है। ये देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश भी। वही खबर है दोस्तों, आज कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कल 10 नवंबर को मिर्जापुर में होगी CM योगी की जनसभा। इससे पहले मुरादाबाद पहुंचे वो बीते दिन। यहाँ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईद का चांद न दिखे तो अगले दिन छुट्टी होती है। मुरादाबाद में योगी बोले कि गंगा स्नान की छुट्टी पर सपा के पेट में दर्द हो रहा है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं। एक गुजरात का अनोखा मामला देखिए दोस्तों। एक बिजनेसमैन ने अपनी लकी कार को कबाड़ में देने की बजाय उसे दफनाया है। कार मालिक ने भोज और विधि विधान से कार की विदाई दी। 4 लाख रुपए इस आयोजन पर खर्च
खर्च की है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। वहीं खबर देखिए, राइजिंग राजस्थान समिट में 11,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। वन जिला वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। 23,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और भी राजस्थान के कई जिलों में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के मुताबिक जयपुर और दूदू जिलों के लिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ और इन जिलों में कुल मिलाकर 45,000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू साइन हुए। 2 लाख से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। वहीं राजस्थान सरकार की एक और अनोखी पहल देखिए, असहाय बच्चों को मिलेगा बाल गृहों में प्रवेश। पहचान पत्रों के साथ स्कूल में होंगे एडमिशन और असहाय बच्चों का जल्द ही रेस्क्यू भी किया जाएगा। जो सड़कों पर भीख मांगते हैं और घूमने वाले जो लावारिस असहाय बच्चे होते हैं, तो उनके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से अच्छी पहल की जा रही है। वहीं खबर है कि राजस्थान में बंद नहीं होगी 23,000 खदानें। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंजूरी की समय सीमा बढ़ा दी है, वरना 15 लाख लोगों की नौकरी पर संकट था जो कि माइनिंग से जुड़े इन बिजनेस में काम करते हैं। तो इन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। वहीं खबर है, बीकानेर आएंगे देश भर के कार्डियोलॉजिस्ट। 2 दिन बीकानेर में डॉक्टर्स की क्लास लेंगे नरेश रेहान भी। राजस्थान में ये 9 और 10 नवंबर को आयोजन होगा। और एक खबर है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने 1 साल पूरे होने के मौके पर 900 बड़े प्रोजेक्ट शुरू करेगी। 4,000 पुल, रोड और पीएचसी की भी बड़ी सौगातें देंगे। 8 दिसंबर से ही राजस्थान में वर्षगांठ के आयोजन शुरू होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ में एएसपी और डीएसपी रैंक के 36 अफसरों का ट्रांसफर किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में रेलवे से भी खबर आ रही कि यहाँ से गुजरने वाली 16 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। बिलासपुर मंडल में तीसरी लाइन का काम चल रहा, तो 16 से 20 नवंबर तक कई रूट पर रेलगाड़ियां नहीं चलेगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में सड़क पर उतरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरगुजा में सहायिकाओं ने अपने नियमितीकरण की भी मांग की और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी, क्योंकि अभी प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना कि वे 10,000 और 5,000 रुपए के न्यूनतम मानदेय पर काम कर रहे हैं। तो अब इनकी मांग है कि सरकार इनको नियमित करे, रेगुलर करे मतलब। चलिए अगली खबर देखिए, एचआईवी पीड़ितों को यात्री बसों में नहीं देना होगा किराया। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित देंगे हाफ फेयर। 80 से ज्यादा उम्र वालों को भी मिलेगी सुविधा। ये एक छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से राहत भरा फैसला लिया गया। वहीं खबर है दोस्तों, यूपी लखनऊ में देखिए, पालतू डॉग्स जो होते हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। नगर निगम की वेबसाइट पर यह नई सुविधा शुरू कर दी गई है और लखनऊ के 11 प्रमुख चौराहों की रीमॉडलिंग भी की जाएगी। 10 लाख लोगों को इससे राहत मिलेगी। वहीं खबर है, झारखंड रांची में आएंगे कल रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी, यहाँ रोड शो का आयोजन भी करेंगे। और खबर देखिए, हरियाणा के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में महीने के दूसरे शनिवार को अब छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। हालांकि ये छुट्टी आज 9 नवंबर को सेकंड सैटरडे के मौके पर शुरू की गई है। ऐसा नहीं कि हर सेकंड सैटरडे की छुट्टी रहेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, खुशखबरी है, हरियाणा के फरीदाबाद में अब पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। करोड़ों रुपयों की एक नई परियोजना शुरू करने जा रही है सरकार। 2650 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सिस्टम विकसित किया गया है फरीदाबाद में पानी की सप्लाई के लिए। और इस परियोजना के तहत यमुना नदी से शहरी क्षेत्र तक पानी पहुंचाने के लिए नई लाइन बिछाई जाएगी, नए रेनीवेल स्थापित किए जाएंगे और बूस्टिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। इस प्रक्रिया से अगले 20 सालों तक शहर में पानी की किल्लत बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो सरकार जल्दी ये नया प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रही है। चलिए अगला अपडेट है, पंजाब में जल्द ही होगी डॉक्टरों की भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर बोले कि 400 पदों पर वैकेंसी निकलेगी। 4 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। वैसे पंजाब पहुंचे थे कल आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान। यहाँ उन्होंने 10,000 सरपंचों को शपथ दिलाई। केजरीवाल बोले कि सरकार ग्रांट देगी, धोखाधड़ी मत करना। और खबर है कि पंजाब सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी को भी 2.5 करोड़ का बजट जारी करेगी। 2 सप्ताह में भुगतान होगा। छात्रवृत्ति का बकाया भुगतान किया जाएगा स्टूडेंट को इस बजट से। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने नशे के खात्मे के निर्देश जारी किए। नशा मुक्ति को लेकर हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ये नया अभियान चलाने जा रही है। वैसे हिमाचल में इस बार किसानों के लिए एक बुरी खबर आ रही है कि किसानों पर सूखे की मार दिख रही है। 90% जमीन पर नहीं हो पाई गेहूं की बुआई भी, क्योंकि बारिश काफी कम हुई इस बार। वैसे देश भर के दूसरे राज्यों में देखा जाए तो इस बार देश का खाद्यान्न भंडार बढ़ जाएगा, क्योंकि चावल और मक्का का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है। चलिए अगला अपडेट देखिए, 97 साल के हुए लाल कृष्ण आडवाणी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात की और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। चलिए अगला अपडेट देखिए, तमिलनाडु सरकार ने सांप के काटने को घोषित किया नोटिफाइड डिजीज। अब अस्पतालों को इसका डेटा भी रखना होगा। तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये नया निर्देश जारी किया गया। और खबर है कि भारत में डिक्शन और नोकिया मिलकर बनाएंगे ब्रॉडबैंड डिवाइस। 3,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 4G 5G सर्विस की बढ़ती मांग के बीच ये नई साझेदारी हुई है। वहीं खबर है दोस्तों, अयोध्या के बाद अब वृंदावन और वाराणसी में भी निवेश करेगी HOABL कंपनी। इन 6 प्रोजेक्ट्स में टोटल 3,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इससे भी अच्छे खासे युवाओं को रोजगार मिलेगा। चलिए अगली खबर है, प्रॉपर्टी मालिक अब घर बैठे जनरेट कर सकते हैं UPIC। दिल्ली MCD की तरफ से इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया और ऑनलाइन ये नई सुविधा शुरू कर दी है। UPIC यानी विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड अब प्रॉपर्टी मालिक 2 मिनट के अंतर्गत ऑनलाइन ही पोर्टल के जरिए जनरेट कर पाएंगे।
वहीं खबर देखिए हिमाचल में इस जिले में वीडियो कॉल पर एसपी को कर सकेंगे शिकायत। एसपी को बोलो प्रोग्राम का शुभारंभ किया हिमाचल के कांगड़ा जिला पुलिस अधीक्षक की तरफ से। वैसे हिमाचल सरकार के द्वारा कर्ज पर भी अपडेट आ रहा। सुखविंदर सिंह सरकार फिर लेगी 500 करोड़ का लोन। हिमाचल ने अब तक लिया 39,000 करोड़ का कर्ज। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक बनने का आखिरी मौका, आज से चॉइस फिलिंग कर सकेंगे उम्मीदवार। वहीं बिहार सरकार की नई पहल देखिए, माता पिता को कार्यालयों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति, अब घर बैठे पा सकेंगे कन्या उत्थान योजना की धनराशि। अब बेटियों के माता पिता को घर बैठे ही ऑनलाइन मोबाइल के जरिए इस योजना के आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। जन्म से लेकर 2 साल तक की बेटियों के लिए ई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और भी देख सकते हैं आप बिहार सरकार द्वारा जारी ये नए आदेश की जानकारी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट देखते हैं। देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में शुरू हुई रैंकिंग प्रक्रिया भी अब इस आधार पर मिलेंगे ग्रेड। शिक्षा विभाग ने इसके लिए हर जिले में 2-2 अधिकारियों की एक टीम बनाने का फैसला किया है और ये टीमें विद्यालय में संचालित गतिविधियां जैसे कि शिक्षण, अधिगम संसाधन, साफ सफाई, स्वच्छता आदि का निरीक्षण करेगी। उसके बाद स्कूलों को रैंक देगी, मतलब ये स्कूल ए ग्रेड है, बी ग्रेड है के हिसाब से, है ना। और वही अपडेट है दोस्तों, IIT बॉम्बे ने बढ़ाई यूसीट की परीक्षा के लिए पंजीकरण की समय सीमा। अब 18 नवंबर तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के हिसाब से भी आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, 2001 में आज ही के दिन 9 नवंबर को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। और भी आज 9 नवंबर को घटित हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं, इसीलिए मैं आपको डेली बताता हूँ। और वहीं दोस्तों 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ था। गुजरात के इस हिस्से का लालच कर पाकिस्तान ने हाथ आता कश्मीर गंवा दिया था। तो जूनागढ़ का स्वतंत्रता दिवस भी 9 नवंबर को है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, 11 नवंबर को लॉन्च होगी न्यू जनरेशन डिजायर। मारुति सुजुकी डिजायर रिवील होगी 11 नवंबर को। सेडान में सीएनजी के साथ 33 किलोमीटर तक का माइलेज मिलेगा। सनरूफ और 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। वहीं खबर है मारुति की पहली ईवी भी इस तारीख को लॉन्च होगी। 500 किलोमीटर की ज्यादा रेंज के साथ कई बेहतरीन फीचर मिलेंगे। मारुति कंपनी जल्दी अपनी नई इलेक्ट्रिक कार भी लाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 जनवरी 2025 को कंपनी से लॉन्च कर सकती है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर अपडेट आ रहा। देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण और इसके चलते पाकिस्तान सरकार ने कई जिलों में पार्क, स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए हैं। और वही खबर है, पहले विदेश दौरे पर चीन जाएंगे नेपाली पीएम। 64 साल पुरानी परंपरा तोड़ेगा नेपाल। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और धनु राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा और मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कर्क राशि के लोग उत्साह बना रखेंगे तो सफलता मिल सकती है। कन्या राशि के लोग अपनी गलतफहमियां दूर करें तो लाभ होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जनरल